बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात की थी और आज का हमारा जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने पिछले लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खुसूसियात समझी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, किस उसकी खुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। आज हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसे मतलब आप राइट मतलब उसके फार्मूले स्ट्रक्चर को कैसे लिखा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बातें हैं, हिदायत है उसमें सब। उससे पहले कुछ बातें यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन की गई है कार्बन से मुताबिक, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का बहुत बड़ा अहम किरदार है, जो कि बहुत ही जरूरी और एसेंशियल एलिमेंट है, जिसका होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता। ठीक है, इस इतना जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात तो इससे मुराद फिर ये होगी कि जहां पर कार्बन एलिमेंट है, कोई भी कार्बन एलिमेंट आपको किसी कंपाउंड में नजर आएगा तो फिर उसका मतलब ये है कि वो कार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन उसके साथ कार्बन है। तो कार्बन के कंपाउंड तो है, कार्बन उसके साथ है, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है और कार्बन ऑक्साइड्स आते हैं। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड्स में आपने देखा होगा, कार्बन ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये देख लें। अच्छा, ये और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बुक में मेंशन कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसी तरह इसी तरह जो है आपके पास जो और कंपाउंड कौन से हैं, कार्बोनेट्स, जो ऐसे कंपाउंड जो कार्बोनेट्स के कंपाउंड्स हो गए, बाई कार्बोनेट्स के कंपाउंड्स हो गए, इस तरह कार्बाइड्स के कंपाउंड हो गए। तो ये सारे जो कंपाउंड है ये भी कार्बन कंपाउंड्स है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। देखिए, कार्बन का कंपाउंड होना अलग बात है, ऑर्गेनिक का कंपाउंड होना अलग बात है, इन दोनों में फर्क समझे। ठीक है, अब बात यह है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, दे आर नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर फंडामेंटली डिफरेंट। उसकी वजह यह है, कार्बन होने का बावजूद भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक खूबियां और इसकी जो मतलब जो खूबियां हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल ही डिफरेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल से बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, यहाँ ये तो हमने समझ लिया कि कुछ कार्बन एटम्स कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो जब वो ऑर्गेनिक नहीं है तो फिर इनऑर्गेनिक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, फार्मूले पर बात करते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर बात करते हैं। तो द फार्मूला फॉर ईच केमिकल कंपाउंड इज यूनिक। देखिए, हमें ये तो पता है कि कोई भी केमिकल फार्मूला, किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो फार्मूला होता है एक दूसरे से डिफरेंट होता है, सारे फार्मूले सेम नहीं होते, हर एक के डिफरेंट होते हैं। आपने जितने फार्मूले अभी तक पढ़े हुए हैं, जैसे हम देखें तो पानी का फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो H2O, ठीक है, और मैं अगर लिखना चाहूँ साल्ट का फार्मूला तो NaCl। तो आप इन दोनों में इसका जो फार्मूला है बहुत बहुत ज़्यादा चेंज है, यानी डिफरेंट है, जो सेम नहीं है। तो तमाम केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उसके जो फार्मूले होते हैं यूनिक होते हैं, यानी अलग होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, दूसरी बात ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव फोर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते हैं, उसके फार्मूले को हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स है। वो चार मेथड्स ये रहे आपके सामने। नंबर एक, मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है, इसको अभी समझेंगे क्या होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कंडेंस्ड फार्मूला है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अच्छा, ये चार तरीके हैं फार्मूले को रिप्रेजेंट करने, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चार मेथड यूज किए जाते हैं। जो अगर हम देखें कि मोलिकुलर फार्मूला है, तो ये मोलिकुलर फार्मूला किस लिए यूज किया जाता है और ये इसमें क्या देखा जाता है, मोलिकुलर फार्मूला हमें क्या बताता है। इसका सिंपल जवाब यह है कि मोलिकुलर फार्मूला हम नंबर ऑफ एटम को देखने के लिए करते हैं। वो नंबर ऑफ एटम इसमें देखे जाते हैं कि कोई भी कंपाउंड है उसमें जो नंबर ऑफ एटम है, कितने एटम है टोटल, और नंबर ऑफ एटम कितने, यानी डिफरेंट कितने एटम है, और वो जो डिफरेंट एटम्स है वो कितनी तादाद में है। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, ब्यूटेन का जो फार्मूला है C4H10। अब देखिए, ये मोलिकुलर फार्म की सूरत में, मोलिकुलर फार्मूले की सूरत में लिखा गया है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी, 4C है, यानी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। मतलब इससे हमें पता चल गया दो डिफरेंट एटम्स हैं और उनकी तादाद क्या है, एक की 10 है, एक की 4 है। तो ये सिंपल यही बात है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोलिकुलर फार्मूला हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट एटम्स और उसकी उनकी तादाद कितनी है। स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है, अब ये किस लिए यूज किया जाता है, अब इस पर बात करते हैं। देखिए बेटा, स्ट्रक्चर फार्मूला दरअसल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसमें बॉन्डिंग भी देखी जाती है कि कोई भी नंबर ऑफ कोई भी जो एटम है वो दूसरे एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है। यानी देखिए, एक तो मैं आपको बात बता दूं कि आपने बॉन्डिंग पढ़ी होगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड के यहाँ पर स्ट्रक्चर फार्मूले में हम बॉन्ड का किस तरीके से हम जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल बॉन्ड को
इस तरह जब एक लाइन आप दो एटम के दरमियान देखेंगे तो समझ जाएंगे इस इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड देखें तो समझ जाए इनके दरमियान डबल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड किसी भी एटम के दो एटम के दरमियान देखेंगे समझ जाए उसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये बात जाहिर हो आपको ऊपर जाहिर होगी, आपको समझ आ गई। अब आते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि कोई भी नंबर ऑफ एटम जो है, कोई भी जो एटम है उसके साथ कितने एटम दूसरे डिफरेंट एटम अटैच है और किस किस के साथ किस बॉन्ड से अटैच है उसके लिखेंगे। जैसे ब्यूटेन है, हमने देखा था यहाँ पर ब्यूटेन जो था उसकी सिर्फ तादाद लिखी थी और रिप्रेजेंट की। यहाँ पर बाकायदा उस तरीके से बनाया गया है कि किस तरह उसने बॉन्डिंग की है। मतलब कार्बन देखेंगे, 4 कार्बन है ब्यूटेन में, तो देखिए 4 कार्बन लिखे सही, उनके एक दूसरे के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और साथ में आप देखें इन्होंने हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग की है। किस तरह की है, हाइड्रोजन के साथ भी इन्होंने सिंगल बॉन्ड किया हुआ है, लेकिन हर एक कार्बन ने क्या किया हुआ है, 3-3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं इसको। तो इसका ये है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला को हम ऐसे में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी तीसरी टाइप पर बात करेंगे जो कि है कंडेंस फार्मूला। अच्छा, मैं दोबारा एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हम और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट का मतलब आप कैसे कैसे इस कंपाउंड को किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये तमाम तरीके हैं लिखने के, फार्मूला किस किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसमें तीसरा तरीका है कंडेंस फार्मूला। ये जो है ये भी एक तरीका है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने का। इसमें आपको अगर समझना हो तो कैसे समझा जाता है कि अगर कार्बन आप देखेंगे, अगर कार्बन है तो उसके साथ जो जो वो एटम्स अटैच है, बॉन्ड जिन्होंने बनाए हो, तो उनको उसके साथ लिखकर जितने एटम्स है वो उनकी तादाद सबस्क्रिप्ट में लिखी जाती है। सबस्क्रिप्ट से मुराद ये देखिए CH लिखा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे नंबर लिखा हुआ है, तो इसे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, इस तरह ये दूसरा है, दूसरे इस पर भी बात करूँ। देखिए, अब यहाँ पर आया हुआ है कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है ये CH के साथ ये पूरा ये CH3 यानी मिथाइल अटैच है। तो ये तरीके है, ये तीसरी टाइप है रिप्रेजेंट करने का। तो इसे हम कहते हैं कंडेंस फार्मूला। एक चौथी टाइप भी होती है जिसे हम कहते हैं और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, इसे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी किससे, ये देखिए डॉट एंड क्रॉस। और आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा, ये डॉट है, सॉरी ये डॉट है और ये क्रॉस है। ठीक है, तो ये डॉट और क्रॉस से क्या जाहिर हो रहा है कि जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, यानी इन दोनों ने आप इसमें बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जिस वजह से कार्बन और हाइड्रोजन अटैच है। तो कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है उनके इलेक्ट्रॉन ने, तो उनको डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसे कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो ये सिर्फ मेथड रिप्रेजेंट करने के मेथड्स है, ये आपको पता होने चाहिए इनके नाम। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं असल में जो अहम मुद्दा है। देखिए, आपने देखा होगा हर एक चीज़ की नंबरिंग होती है, आपने नंबरिंग देखी होगी। तो इस तरह केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी नंबरिंग है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि नंबरिंग कैसे है। देखिए, आप फिलहाल आज के लिए तो इतना सिंपल समझ लें, और इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है सारे। ये जो पहला है इसे कहते हैं मीथेन। मतलब केमिस्ट्री में अगर आपने कार्बन, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन अटैच हो, तो उसे हम कहते हैं मीथेन। और एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। तो जब एक कार्बन हो तो 4 हाइड्रोजन अटैच हो, ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन है, तो उसे हम कहते हैं मीथेन। ठीक है, और अगर एक कार्बन है और उसके साथ एक कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन है पाए जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ईथेन। ठीक है, इसी तरह जब 3 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। इसी तरह अगर 4 हो तो हम ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, 5 हो तो पेंटेन कहते हैं, 6 हो हेक्सेन। अच्छा, इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं क्योंकि वो आगे जाकर फिर इंशाल्लाह बात खुलेगी। फिलहाल आप इतना याद रखें, जरूरी नहीं है कि एक कार्बन वाले को हम, मतलब 2 कार्बन वाले को हम ईथेन ही कहें, ईथीन भी कह सकते, ईथाइन भी कह सकते। उसको वो हम जब हाइड्रोकार्बन पर जाएंगे, हाइड्रोकार्बन में डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को। सिर्फ आप ये नंबरिंग ये याद रख लें, इसमें वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो है मीथ एक को कहते हैं, ये चीज़ याद रखें, ईथ, प्रोप, ब्यूट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए ये बातें, क्योंकि नंबरिंग है। पेंट हो गया, हेक्स, पेंट 5 को कहते हैं। हेक्स जो है 6 के लिए यूज़ होता है, 6 कार्बन के लिए। हेप्ट जो है 7 कार्बन के लिए यूज़ होता है। और ओक्ट जो है वो 8 कार्बन के लिए यूज़ होता है। नॉन जो है आपका 9 कार्बन के लिए। डिक जो है वो है 10 कार्बन के लिए। ये आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर, मुझे आप सिर्फ ये बताइए, ये आपके लिए एक क्विज है, मतलब ये है एक क्वेश्चन है जिसका मुझे जवाब देना है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये कौन से मेथड से लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट, ये कौन से मेथड से रिप्रेजेंट हुआ है ये बताना है। और ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये जो फार्मूला कौन से मेथड से लिखा हुआ है, ये कौन से लिखे, ये आपने बताना है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर।